में नहीं रहता। एक व्यापक और फैला हुआ बाजार उपभोक्ता को दुकान चुनने की इजाजत देता है, गुंजाइश देता है। एक सिमटा हुआ बाजार ये चयन की प्रक्रिया उससे छीन लेता है। लोकसभा में खुदरा में एफडीआई पर बहस के दौरान सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये बहस क्यों हो रही है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा कि विपक्ष इस देश में एक नए तरह के संघीय ढांचे की बात कर रहा है, जो इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहा है कि यह नीति राज्य को छूट देती है कि वो खुदरा में एफडीआई परियोजना को अनुमति दे या न दे। और ये भी आरोप लगाया कि देश में जिन शहरों में 10 लाख की आबादी है, उन्हीं शहरों में विदेशी स्टोर खुलेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सिब्बल ने कहा कि बीजेपी देश की जनता को गुमराह कर रही है। केवल उन शहरों पे एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल होगा जहां के जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा। और अगर आप आंकड़े देखो तो 53 ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो अगर एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल होगा तो केवल 53 शहरों में हो सकता है। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो जहां विपक्ष की सत्ता है, उनके मुख्यमंत्रियों ने यह जाहिर किया कि वहां वो मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं लाना चाहते। और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां यूपीए सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी है, दूसरे भी हैं, वहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल को यहां लागू करना चाहते हैं। वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पंजाब। तो अगर ये सारे उन शहरों को हम अलग कर दें जहां जो प्रदेश हैं वो नहीं चाहते और उनकी संख्या करेंगे कितने शहरों में हो सकता है, तो लगभग 53 में 18 रह जाएगा। लोकसभा में खुदरा में एफडीआई के मुद्दे पर बहस में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि एफडीआई देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि एफडीआई के लागू होने से देश के छोटे कारोबारी और किसान बर्बाद हो जाएंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि एफडीआई से देश में 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और छोटे कारोबारी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुलायम सिंह ने आगे कहा कि गांधी जी भी स्वदेशी के पक्ष में थे और विदेशी के खिलाफ थे। सरकार स्वदेशी को भूल रही है और विदेश को ला रही है। मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी से इस मुद्दे से पीछे हटने की भी अपील की। और मैं आदरणीय सोनिया जी से कहेंगे, राजीव जी गांधी और आप भी सोनिया जी गांधी हो, आप भी हैं, गांधी के नाम है, तो कब से कब गांधी की बात गांधी की बात मानिए। गांधी इसके विदेशी स्वदेशी के पक्ष में थे, विदेशी के खिलाफ थे। किसी स्तर पर हम अपना गरीब, किसान, मजदूर, दुकानदार के बीच स्वदेशी चाहते थे, गांधी विदेशी नहीं चाहते थे। आप स्वदेशी भूल रहे हैं और विदेशियों को ला रहे हैं। ऐसे ज्यादा लंबा चौड़ा क्यों करना है, इधर कोई ऐसी बात नहीं। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, अपील बार बार कर, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ज्ञान आपको है, पूरे विश्व में आपने काम किया है, प्रधानमंत्री होकर नहीं, प्रधानमंत्री से पहले भी विश्व के तमाम ऐसे हैं अनुभव जो आपके पास हैं। इसलिए हमारी अपील आपसे है, सोनिया जी, विशेष प्रार्थना आपसे है कि इसको छोड़ दीजिए, वो दोनों के लिए छोड़ दीजिए, 1 साल 2 साल के लिए छोड़िए। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस सत्र के लिए अपना एजेंडा तय कर लिया है। विपक्षी भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार कर ली है। विधानसभा सत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य सरकार इस सत्र के दौरान सदन में सप्लीमेंट्री बजट के अलावा 7 अध्यादेश पेश करेगी, जिनमें 4 निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक भी शामिल हैं। वहीं विपक्षी भाजपा ने इन विधेयकों को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। इसके अलावा बीजेपी ने योजना, बजट और जिला प्लान खर्च, बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत करीब 1 दर्जन मुद्दों को
सदन में उठाने का फैसला किया है। कुल मिलाकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े नजर आएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सत्र शांतिपूर्वक चलता है या फिर उसमें हंगामा बरसता है। उत्तराखंड विधानसभा को अपना नया डिप्टी स्पीकर मिलने जा रहा है। जी हां, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी उत्तराखंड विधानसभा के अगले डिप्टी स्पीकर होंगे। बुधवार को इसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नामांकन प्रक्रिया में मात्र एक प्रत्याशी द्वारा नामांकन करवाए जाने के बाद साफ हो गया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ही अगले डिप्टी स्पीकर होंगे। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में बुधवार को सत्र शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल उन्हें डिप्टी स्पीकर के रूप में विधानसभा के समक्ष पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि भाजपा ने इस चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। ऐसे में कह सकते हैं अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को उपाध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर पूरी विधानसभा की सहमति है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह को खुश करने के लिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पर कुछ खासी मेहरबान नजर आ रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को एक के बाद एक तोहफा देती आ रही है, और वो भी कई सौ करोड़ की सहायता के रूप में। पहले 57 करोड़, फिर कुंभ मेले के नाम पर 800 करोड़, अब यूपी के ग्रामीण सड़कों के नाम पर 3174 करोड़ रुपए यूपी सरकार को दिए गए हैं। लेकिन ये तोहफा केंद्र सरकार अखिलेश सरकार से खुश होकर नहीं दे रही है, बल्कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह को खुश करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि सपा एफडीआई के मुद्दे पर अपना विरोध न करे और समर्थन देती रहे, जिससे कि कांग्रेस सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा है वो दूर हो जाए। केंद्र सरकार सपा को एफडीआई के मुद्दे पर अपने साथ लाने और समर्थन बरकरार रखने के लिए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह को खुश करने के लिए केंद्र सरकार ने हथियार बनाया है कई मंत्रालयों को, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर कई सौ करोड़ रुपए की सहायता दे रही है, ताकि एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को समर्थन सपा देती रहे। अब अपना नया हथियार बनाया है ग्राम विकास मंत्रालय को। इस मंत्रालय के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार को 3174 रुपए दिया गया है। बैठक में जो मुख्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, जो ध्वजवाहिनी कार्यक्रम है केंद्र सरकार की, यूपीए सरकार की, उस पर हम बातचीत करेंगे। केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री जयराम रमेश ने इसका ऐलान लखनऊ में एक प्रेस वार्ता करके दी और सूबे के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने पर सियासत तेज हो गई है। आज विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सभी विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न करना समाजवादी पार्टी की सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का परिचय देती है। आज सुबह ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और वरिष्ठ सपा नेता रामकरण यादव के निधन की सूचना के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सदन के स्थगन के बाद भी विपक्षी दलों ने गन्ना किसानों के गन्ना समर्थन मूल्य घोषित न करने पर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समेत कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को किसान विरोधी बताया है। जहां बहुजन समाज पार्टी ने इसे सरकार का ढोंग वाला चरित्र करार दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सरकार की मिल मालिकों से साठगांठ नहीं हुई है, इसीलिए सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य तय नहीं कर पा रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। बिचौलियों और दलालों के हाथ उत्तर प्रदेश का किसान आज मजबूर है अपनी उपज को सस्ते दामों पर उनके हवाले करने के लिए। कुल मिलाकर सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों के लिए बात तो की गई और काम नहीं किया गया। बहरहाल भले ही आज सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह के बयान विपक्ष दे रहा है उससे आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेरने की भरपूर तैयारी कर रहा है।
सरदार वीएन सिंह और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह गन्ना किसानों के साथ जंतर मंतर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के गन्ना किसान भी जुड़े। बात हुई संसद के घेराव की। बात मीडिया बयान में भी बदली, लेकिन संसद के घेराव की बात महज बात ही रह गई और एफडीआई पर बहस पर मशरूफ सांसदों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। वीके सिंह और वीएन सिंह ने पहले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रंगनाजन कमेटी की रिपोर्ट खारिज करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन जब पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के गन्ना किसानों ने दिल्ली के संसद मार्ग का रुख इख्तियार किया और कहा कि अगर रंगनाजन कमेटी की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जाता तो संसद का घेराव किया जाएगा। रंगनाजन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गन्ने में चीनी की मात्रा 10.3 से कम है तो सरकारी मूल्य से कम मिलेगा किसानों को। और उत्तर भारत के किसानों का यही मानना है कि दक्षिण की तरह उत्तर भारत के गन्ने में चीनी की मात्रा उतनी नहीं होती। Protest is about Rangarajan committee report, and we had given almost a month back a letter to the Prime Minister saying that this is not in the interest of farmers and therefore it should not be accepted in the Parliament. So today was a day where we wanted the Parliament to hear that the common farmer is also of the same view that we had expressed in our letter. तब भी सांसदों को उनके वोट की जरूरत पड़ेगी, तब वो एकजुट नजर आएंगे और सरकार को वोट की ताकत और अपने आंदोलन से दिखाएंगे कि गन्ना किसानों की मांगों को नजरअंदाज करने का खामियाजा क्या होता है। केंद्र सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी कैश सब्सिडी योजना पर चुनाव आयोग ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार को इसकी घोषणा से फिलहाल बचना चाहिए था। आयोग ने सरकार से कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार इस योजना पर अमल तब तक रोक दे जब तक कि यहां चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। गौरतलब है कि ये योजना 1 जनवरी से लागू होने वाली है, जबकि हिमाचल और गुजरात में 20 दिसंबर को चुनाव नतीजे घोषित होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने चुनाव आयोग से मिलकर सरकार की इस योजना की शिकायत की थी, जिस पर आयोग ने सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार को चुनाव आयोग को दिए जवाब में सरकार ने कहा था कि योजना का ऐलान बजट भाषण में ही कर दिया गया था। सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया कि योजना के ऐलान का गुजरात चुनाव से कोई संबंध है। चुनाव आयोग के आज के फैसले से साफ है कि वो सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात ये रही कि चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया और न ही कोई टिप्पणी की। आगरा थाना ताजगंज इलाके में 12 साल की 6वीं की छात्रा ने महज इस बात को लेकर आत्महत्या कर ली कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। घटना आगरा के थाना ताजगंज के कच्ची सराय करीमनगर की है। यहाँ रहने वाले राम सेवक राठौर की 12 वर्षीय बेटी रूबी राठौर पास के ही एक स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ती थी। रूबी को पढ़ाई से बहुत डर लगता था। वो पढ़ाई से हमेशा ही दूर रहना चाहती थी और स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। सुबह जब घर वालों ने उसे इसी बात पर उसे डांट दिया और उसे स्कूल जाने को कहा तो रूबी अपने कमरे में चली गई। जब वह काफी देर तक नीचे नहीं लौटी तो घर वालों ने उसे देखने गए तो पता चला कि रूबी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने सुसाइड किया है। अब इस बारे में परिवार वालों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि पढ़ाई को लेके उसको थोड़ा डांटा फटकारा गया था। हम इसकी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम में जो फैक्ट निकल जाते हैं उसके साथ कार्रवाई करेंगे। इस किशोरी की आत्महत्या ने पीछे कई सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस इस आत्महत्या की वजह तलाशने में जुट गई है। कानपुर में मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी और पाकिस्तान की प्रदर्शनी बंद करा दी। दरअसल कानपुर के कान्हा गैलेक्सी होटल में पाकिस्तान से आए बुनकरों की प्रदर्शनी चल रही थी। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी में जमकर तोड़फोड़ कर दी और प्रदर्शनी बंद करवा दी।
कार्यकर्ताओं ने ये भी धमकी दी कि वो भारत में पाकिस्तान का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। मेरठ में आज उस